कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो इतनी डरावनी होती हैं, इतनी भयावह होती हैं, जब आप उनका जिक्र किसी के मुंह से सुनते हो तो आपके रोएं खड़े हो जाते हैं। क्योंकि ये मात्र कोई ज़मीनें नहीं होती, ये मात्र कोई घर नहीं होते, ये मात्र कोई फ्लैट नहीं होते, बल्कि कई सारे लम्हों को अपने अंदर समेटे होते हैं, कई सारी वारदातों को अपने अंदर समेटे होते हैं। और कई सारी वारदातें इतनी भयावह होती हैं कि उन वारदातों ने अपने अंदर कई सारी मौतों को खींच लिया होता है। तो आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी जगह की जहाँ पर भूत प्रेत का इतना नंगा नाच हुआ कि सच बताऊं कि अगर आप कमज़ोर दिल के हो तो इस स्टोरी को भी छोड़ सकते हो। ये स्टोरी उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनको डर लगता है, ये स्टोरी उनके लिए है जो सच सुनना जानते हैं, जिन्हें भूत प्रेत पर विश्वास है। अगर आपको भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है तो आप अपनी जगह जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा स्टोरी को। दरअसल हसैनगंज एक गांव है, वहां पर एक लड़का है सुजीत। सुजीत दरअसल ठाकुरों का लड़का है और उनके गांव में ठाकुरवादी जो प्रथा है वो थी, जमींदारी प्रथा उनके अंदर चला करती थी। रसूखदार जिस तरीके के इंसान हुआ करते थे, रईसदारी उनके घर में थी, उनकी बातों की वजनता होती थी। उनके पिताजी का जो रुतबा था, मजाल है कोई गांव का इंसान उनके पिताजी की बातों को काट दे और अपनी बात को समझ रख पाए। कई बार बातों बातों में इस चीज़ का समाधान भी उनके पिताजी करते आए और ये कहते आए समाज के बीच में कि कभी भी अगर शादी करना तो अपनी जाति वाले से करना, या अपनी से ऊंची जाति वाले की तरफ जाना, कभी निचली जाति की तरफ ना जाना। ये उनका सुझाव रहता था। कई बार कभी बिगड़े विवादित जब केस इनके घर के ऊपर आया करते थे, घर पर ये अपनी पंचाल बनाया करते थे, वहाँ पर लोगों का समाधान करते थे। और जब भी कभी कोई ऐसे इंसान को देखा करते थे जो धर्म विरुद्ध शादी करा है, तो कहा जाता है कि इनके पिताजी ने कई सारे कपल्स को तो जिंदा जलवा दिया था। ये वो इंसान था सुजीत जिसका घर इतना भयावह था। लेकिन पता नहीं किस्मत की क्या मार थी, इसको प्रेम हो जाता है सौम्या से। सौम्या उस गांव की निचली जाति से आती थी, लेकिन सौम्या का सुजीत से मिलना, सौम्या का सुजीत से बात करना पहले बहुत नॉर्मल था, पहले लाइक अ फ्रेंडशिप थी। ये लोग 7th 8th में थे, मतलब कि 7वें या 8वें साल के थे, जब छोटे छोटे बच्चे थे। आपस में एक दूसरे के खेतों में जाना, बागों में जाना, मिलना वगैरह हुआ करता था, तब इतना नॉर्मल चलता था। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये जो इनकी दोस्ती है ये कभी प्रेम में भी बदल जाएगी। और सौम्या और सुजीत को तो पता ही नहीं चला कि कब ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो रहे थे। वो 12 साल की सौम्या की उम्र, वो 15 साल की सुजीत की उम्र, धीरे धीरे यौवन अवस्था का वो दौर जहाँ पर मन के अंदर कई सारी भावनाओं की लहरें उठती हैं। और वैसा वो सुजीत और वैसी वो सौम्या एक दूसरे के प्रति प्रेम में पागल होते जा रहे थे। कई बार सौम्या सुजीत से इस बात का जिक्र किया करती, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे पिताजी कभी अपने रिश्ते के लिए रजामंदी भी करेंगे, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं तुम्हारे घर के, मेरी मौत मेरे नज़दीक दिखाई पड़ती है। मुझे शादी करना है और घर वालों को कहना है कि अब शादी कर लो, क्योंकि अब तुम बड़ी हो रही हो। ये बात तब की है जब सौम्या 22 साल की थी और सुजीत 24 साल का, अभी 25 में लग ही रहा था। तो इनके घर में भी, सुजीत के घर में भी कई बार इस चीज़ की चर्चा हुआ करता था कि लड़का बड़ा हो रहा है, शादी करवा दिया जाए। और ये सौम्या के घर में भी चल रहा था। पहले के ज़माने के जो लोग हुआ करते थे इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करते थे कि उम्रदार हो जाए लड़की, उम्रदराज हो जाए लड़का, तब उसकी शादी करें। हाँ, एक सही समय और एक सही रिश्ता और शादी का रिश्ता डन, और फिर मंडप, डोली, ये सब ससुराल। सौम्या एक दिन सुजीत से बोली, सुजीत मुझे बड़ा पसंद हो तुम, वो तुम्हारा प्यार से बात करना। मेरे घर में कोई मुझे इतना समझता नहीं है, जाति निचली रही तो लोग मुझे अच्छे से समझे नहीं, कभी वो प्रेम नहीं मिला जो तुम मुझे देते हो। तुम्हारे अंदर कभी मैंने वो बड़प्पन या तुम्हारे अंदर कभी बड़ेपन का वो गुरूर, ये सब नहीं देखा मैंने। तुम जब मेरे पास होते हो तो तुम सिर्फ मेरे होते हो। वो तुम्हारी केयरिंग, वो तुम्हारा बात करना, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में अगर कोई एक नई दुनिया होती तो उस पूरी दुनिया में बस मैं तुम्हें देखती। तो सुजीत को बोलती है कि सुजीत अब हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब बड़े हो रहे हैं और अब अगर शादी की बात को आगे नहीं लेकर आया गया तो देर हो जाएगी। सुजीत कहता ठीक है,
तुम परेशान मत हो, मैं अपने घर में जाता हूँ और बात करता हूँ। सुजीत को पता नहीं क्यों इस चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा था कि रिश्ता घर वाले तो नहीं मानेंगे, क्योंकि जब से बचपन में वो था और जब से जवानी के उस दौर तक वो आगे बढ़ा, उसने अपने पिताजी के रवैये और कई ऊंच नीच के जातिगत तौर पर कई कपल्स को मरवा देना, पेड़ पर लटकवा देना, ऐसे किस्सों को जब वो देखा करता था, सुजीत को डर लगता था कि कहीं उसकी सौम्या मेरे हाथ से न चली जाए। एक दिन सुजीत बड़ी हिम्मत करता है और अपना भाई अजीत नाम का लड़का था, इनसे थोड़ा सा बड़ा था, 1 साल बड़ा कह सकते हो आप, तो अजीत से बोलता है कि मुझे एक लड़की से प्रेम है और वो सौम्या है, अपने ही गांव की है। तो बोलते हैं कि उनकी लड़की? अजीत बोलता है, बोला हाँ। तो बोला तुमने सोचा भी कैसे शादी करने के लिए? क्या तुम्हें नहीं पता अपने घर का रवैया क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता कि पिताजी का बर्ताव कैसा है? क्या तुम्हें लगता नहीं है कि तुम्हारे पिताजी को जब तुम ये बात बताओगे तो सीधा सा सीधा मना कर देंगे और उसका तुम्हें दंड भी देंगे, और शायद हो सके तो क्या पता वो सौम्या के साथ भी गलत कर दें या उनके परिवार वालों को ख़त्म कर दें। इस चीज़ की बात को जहन में लाने से पहले तुम सोचे नहीं सुजीत? सुजीत बोलता भैया मुझे सिर्फ प्रेम है तो सौम्या से है, कुछ भी करो लेकिन मेरी शादी करा दो। तो अजीत कहता है ये बात मुझसे मत कहो, माँ से करो जाके। जब ये जाता है माँ के पास और माँ से इस चीज़ का जिक्र करता है तो माँ तो सीधे ही नकार देती हैं और बेटे को ही उल्टा समझाने लगती हैं कि बेटा एक बात याद रखना, अगर जीवन जीना है तो पिताजी के उसूलों पर चलो, क्यों सामाजिक प्रतिष्ठा की नाक कटवाने पर तुले हो। तुम तो एक सभ्य और समझदार और सुलझे हुए इंसान हो और अपने बेटे और अपने पिताजी के बहुत अजीज सुपुत्र हो, और तुम ही जब ऐसी हरकतें करोगे, और अभी तो तुम्हारा बड़ा बेटा भी तो बैठा है, बड़ा भाई मतलब बैठा है, और उसकी शादी अगर हमने ना कराई तो समाज थूकेगा, और अगर तुम्हारी जाति निचली जाति वाले से शादी मैंने करा दी, लेट सपोज मैंने बात भी कर ली पिताजी से तुम्हारे, तो तुम्हारे बड़े भाई का क्या? 50 बातें बनेंगी, कोई खोट होगी उसके अंदर, कोई बात होगी उसके अंदर, और आखिर ऐसा क्या रहा कि उनके छोटे बेटे की शादी किसी दूसरी गैर जाति से करानी पड़ गई? तो ये तो नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों किस्मत इसकी बहुत ही ज़्यादा अभागी थी कि बातें जब अपनी माँ से कर रहा था उस समय इनके पिताजी भी उस कमरे में आए हुए थे और उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर माँ और बेटे की पूरी बातों को सुन लिया था। ये बात जैसे जैसे वो सुन रहे थे बस ठहर रहे थे, लेकिन बर्दाश्त कर रहे थे, और जैसे ही बर्दाश्त की सीमाएं पार होती है वो तुरंत दरवाजे पर लात मारकर अंदर प्रवेश करते हैं और बोलते हैं सुजीत से कि तेरी औकात कैसे हुई ये बात सोचने की? तो मेरा बेटा ना होता तो अब तक तेरे अंदर खंजर घुस चुका होता। बस इतना याद रख कि शादी तो नहीं होगी और नहीं होगी, और वो 2 कौड़ी की छोरी जिसकी वजह से तू बहक गया है, अरे इन निचली जाति वालों का तो काम ही यही है कि ऊंची जाति वालों से शादी कर ले और अपना वैल्यू बढ़ा ले। समाज में जो पद प्रतिष्ठा जो मैंने कायम करी है उस पर लात रखकर कुचल कर जा रहा है तू। याद रखना शादी नहीं होगी, और आज के बाद अजीत तेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर एक घर से निकला तेरे हाथ पैर कटवा के बाहर फेंकवा दूंगा। और रही बात सौम्या की, उस लड़की की, उसको अभी घसीट कर लेकर आता हूँ, उसको डैश न बनवा दिया तो मेरा नाम भी कुछ नहीं। ये उग्र रूप जब सुजीत अपने पिताजी का देखता है वो अंदर से सहम जाता है, और सहमा हुआ सुजीत बस इस फिराक में है कि कैसे इस घर से निकल कर भागे और कैसे अपनी सौम्या को बचा पाए, क्योंकि अगर देर हो गई तो सौम्या उसका जीवन तो छोड़ दो, इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। सुजीत को अजीत पकड़कर कमरे में लेकर आता है और उनके पिताजी गुस्से में बिलबिलाए वहां से निकल जाते हैं। सुजीत अजीत के साथ हाथापाई करके उस धक्के देकर दरवाजे को खोलकर उस घर से, जो कि थोड़ा ऊंचाई पर था, 2-3 मंजिले का घर था, वहां से कूद जाता है, और कूदने के बाद दौड़ता वहां पहुंचता है जहां पर सौम्या का घर होता है। यहाँ इनके पिताजी भी इस चीज़ के लिए तैयार कि जल्दी से जाकर उसके घर वालों को बर्बाद कर दें, और वो उससे पहले ही सौम्या के घर पहुंच जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है, सौम्या को पूरी वारदात बताता है और सौम्या से बोलता है चलो यहाँ से भाग चलो, अगर तुम्हें मुझसे शादी करना है तो। शादी करना है तो सही, नहीं करना है तो सही, लेकिन आज तुम्हारी मौत पक्की है। अगर तुम यहाँ से नहीं भागी सब बर्बाद हो जाएगा, यहाँ से चलो।
सौम्या भी हड़बड़ाई और अपने प्रेम को खत्म होता देख उसके दिमाग में तनिक भी इस चीज़ की शंका नहीं थी कि सुजीत मेरे लिए गलत भी हो सकता है क्या। सुजीत का हाथ पकड़ती है और अपने माताजी पिताजी की आंखों में देखकर एक नजाकत के साथ, एक शर्म के साथ वहाँ से चली जाती है और अपने माँ पिताजी को बोलती है कि मैं जल्द ही आऊँगी। और ये दोनों लोग हसनगंज को छोड़कर फरार हो जाते हैं और ये पहुँचते हैं एक ऐसे जगह पर जहाँ पर दूर दूर तक इनके न पिताजी का साया है, न इनके लोग हैं, न किसी को जानते हैं, न कहीं पर ये कुछ कर सकते हैं। वो शहर कोलकाता है जहाँ पर भाग कर ही आए हुए थे। अच्छा, भाग तो आप आए हो, आपके पास अपना पार्टनर भी है, आपके पास कई सारे सपने भी हैं, आपके पास कई सारी ज़िंदगी के जीने के तौर भी हैं, पर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे यहाँ पर रहना कैसे है। क्योंकि वो अनजान सा, अज्ञात लोग सा भरा हुआ वो शहर बार बार इन दोनों को इस चीज़ के लिए शर्मसार कर रहा था कि देखो तुम लोग अपने घर को छोड़कर भागे हो और तुम्हारा अपना कोई ठिकाना तक नहीं यहाँ पर। सुजीत अपनी सौम्या को समझाता हुआ इस चीज़ को बताता है कि तुम परेशान बिल्कुल भी मत हो, मैं जल्द ही कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ करता हूँ कि जहाँ पर हम लोग आराम से रह सकें। हालांकि सुजीत समझदार भी लड़का था, तो वो पहले से जब भागा था तो अपने कुछ रुपयों को लेकर भागा था। उसके पास व्यवस्था थी इतनी कि वो कम से कम नहीं तो 1-2 महीने तक आराम से खा पी सकता है और घर का कोई अगर रेंट वेंट पर कोई घर ले ले वो भी सही से रख सकता है। तो कोलकाता में थोड़ी ही मतलब एक रात तो उसने निकाल लिया। अगले रात में उसने ये कोशिश करी कि कहीं पर मुझे एक ऐसा घर मिल जाए जहाँ पर हम रह सकें। बड़ी किस्मत सही थी, जहाँ पर ये रुके हुए थे वहाँ से 2 ही किलोमीटर की दूर पर एक फ्लैट है। ये फ्लैट बड़ा पुराना था, बहुत सारे लोग यहाँ पर रहा करते थे। उस फ्लैट में ये एक जो फ्लैट होता है उसको मिल जाता है किसी के संपर्क से, और किराया भी कुछ ज़्यादा खास महंगा नहीं था और कम रुपयों में जब वो फ्लैट मिल जाता है तो इन दोनों ने उस फ्लैट को ले लिया और वहाँ पर रहना चालू कर दिया। ये जो फ्लैट था ये बड़ा सुनसान फ्लैट था। इस फ्लैट के अंदर जितने भी लोग रहा करते थे वो बस सिर्फ अपने से मतलब रखते थे। बड़े शहर के बड़े किस्से होते हैं, बड़े शहरों में फ्लैटों के रहने वाले इंसान सिर्फ खुद तक सीमित होते हैं। तुम्हारी ज़िंदगी में क्या व्यतीत हो रहा है, तुम कैसे हो, तुम मर रहे हो, तुम जी रहे हो, बगल वाले को भनक तक नहीं पड़ती। यही हालात कोलकाता के उस फ्लैट के अंदर के थे। उनके बगल में भी जो इंसान रहते थे वो तलक इनसे बात करने का, एक कनेक्शन बनाने का, एक संबंध बनाने की कोई कोशिश नहीं करते थे। तो ये पति पत्नी के रूप में सुजीत और सौम्या एक दूसरे के साथ फ्लैट में रहने लगे। धीरे धीरे 10-12 दिन बीत गए। खाना वाना बनाने के पूरा सामान था वहाँ पर, खाना, राशन की दुकानें, बाजार, सब कुछ था आसपास, तो सब ले जाकर एक दूसरे के साथ रहते। बेड भी पड़ा हुआ था। तो एक रात सौम्या सुजीत के साथ लेटी हुई थी और लेटे लेटे सुजीत से बात कर रही है। बड़ा अजीब होता है ना ज़िंदगी, अक्सर कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। देखो, हम दोनों लोगों ने अपनी पूरी दुनिया को ही छोड़ दिया और आज हम दोनों लोग साथ हैं, पर मुझे गम नहीं इस बात का। मुझे इतना पता है कि सुजीत तुम मेरे साथ हो तो मेरी दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी और हालात कैसे भी होंगे हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। सुजीत भी अपनी सौम्या की आंखों में देखकर रोते हुए इस चीज़ को बोलता है कि दिन कैसे भी गुजरेंगे मैं तुम्हारा अपना बना रहूँगा, कभी भी हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। याद है ना कि हम दोनों सब कुछ छोड़ कर आए हैं, अब सिर्फ जिएंगे तो सिर्फ अपने लिए जिएंगे। अपने परिवार में सिर्फ हम दोनों होंगे, न वो परिवार, न वो समाज, न वो दुनिया, न कुछ, सिर्फ हम दोनों और बस हम दोनों। ये बातें करते करते वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह सौम्या तैयार होती है, जल्दी से सुजीत को तैयार करती है और सुजीत से बोलती है कि क्योंकि अब लंबे समय तक रहना है तो जो रुपए लेकर आए हो या जो भी हाथ में मेरे है या बेच वेच भी अगर दिया जाए तो कब तक आखिरकार गुजारा करेंगे। वही 3 महीना 4 महीना अप्रोक्स। अच्छा यही होगा कि जाकर आसपास से बड़े शहर के अंदर अगर कोई जॉब ढूंढ लो तो बहुत अच्छी बात है। सुजीत निकल जाता है, खाना वाना खाता है, बाहर जॉब की तलाश में निकल जाता है। एक फैक्ट्री थी, वहाँ पर इसको जॉब मतलब नौकरी मिल जाती है। ये जो फैक्ट्री थी वो बाहर के देशों से आदान प्रदान किया करती थी, कुछ सामानों का रॉ मटेरियल में उठाती थी और वहाँ से कुछ प्रोडक्ट को बनाती थी और पूरे ओवरऑल एरिया कोलकाता वगैरह वगैरह से लगे शहरों में डिस्ट्रीब्यूट किया करती थी। उसी फैक्ट्री में काम किया करता था और काम अच्छे से करता था। काम अच्छे से करने की वजह से एक तो जुझारू था, कर्मठी था और फिर वो होता है ना होनहार बीरवान के हो चिकने पात, वैसी मानसिकता एकदम 1 नंबर रहीसदारी वाली। भले ही पैसा कम हो लेकिन ईगोइस्टिक एटीट्यूड सब इस इंसान के अंदर था। तो ये बात उसका मालिक बड़ा गौर करता कि जो लड़का आया है ये ज़रूर कोई अच्छे घराने का लगता है, ऐसा नहीं लगता कि कोई मजदूर टाइप में हो। तो उससे बातचीत करता है। बातचीत करते करते
उससे पूछने की कोशिश करता है कि भैया तुम कहाँ से आए हो, तो वो अपने कुछ गलत नामों को बताता है, जिससे वो नहीं चाहता कि कभी वो बात कहीं खुले और उन लोगों को, जो उनके अपने लोग हैं, जिस समाज को छोड़कर आए हैं, उस समाज का कोई इंसान फिर इनकी ज़िंदगी में दस्तक दे, उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करता है। वो जो मालिक था वो भी कम एक्सपीरियंस वाला आदमी नहीं था। वो इंसान की शक्ल को देखकर उसकी नीयत को पहचान जाता था। वो समझ चुका था कि लड़का अपने घर से नहीं आया है, या तो ये भाग कर आया है या तो इसका अपना कोई नहीं है। खैर, वो इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं करता और सुजीत से बोलता है कि काम करो, तुम मैनेजमेंट संभालो, तुम आज से मैनेजर हो, तुम्हारा देखरेख होगा कि कौन सा माल आता है, कितना फैक्ट्री में बनता है, कितना कहाँ पर जाता है, हर चीज़ का चेकलिस्ट तो तुम्हारे पास होगा और आज से तुम मेरे अजीज इंसान रहोगे। हम तुम्हारे साथ इस बिजनेस को और ज़्यादा ग्रोथ पर लेकर जाएंगे। ये बातें सुजीत सुनता, उसको बड़ा अच्छा लगता है। प्रमोशन टाइप हो गया, क्योंकि अब मैनेजमेंट की जॉब पर है। जाहिर सी बात है कि नॉर्मल सहकर्मी से अच्छा ही वेतन इसको मिल रहा था। ये बात आकर अपनी सौम्या से बताता है। सौम्या धीरे धीरे बोर होने लगी अपने घर में। क्यों? क्योंकि सुबह सुजीत चला जाता फैक्ट्री पर। अच्छा, जब आपका मालिक इतनी तारीफ कर दिया है और आपको मैनेजमेंट पर रख दिया है और आपके ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा डाल दी और आपको वेतन भी अच्छा दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कर्मठी और काम करने की इच्छा तो आपके अंदर है ही, तो काम भी ज़्यादा करोगे। यही चीज़ सुजीत के अंदर हुआ। सुजीत का सिर्फ फोकस इस चीज़ पर था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। वो कभी सऊदी से सामान आता तो उसको देखता, कई बार अपने मालिक से बोलता कि मालिक, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मुझे वहाँ भी जाना चाहिए जहाँ से माल आता है, तो हर एक चीज़ को मैं देखूंगा कि वहाँ के कई सारे वेंडर्स हैं, अलग अलग जगहों से माल उठाया जाए, मुझे एक्सप्लोर करने का मौका दीजिए। तो मालिक ने कहा ठीक है, काम करो, अगले 15 तारीख को तुम अपने 1-2 लोगों को लेकर दुबई निकल जाओ और वहाँ से देखो कि माल कैसे आता चाहिए, समझो सारी चीज़ें। तो सुजीत वापस आता अपने घर, बड़ा थका हारा, रात के 11 बजे। तो सौम्या जब सुजीत को देखती है बहुत थका हुआ, ये एक दिन की बात हो तो कोई पत्नी झेल जाए, लेकिन लगातार कोई इंसान जब 1.5 महीने से कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी थका हारा, कभी परेशान, और आकर सिर्फ खाना खाकर बेड पर लेटकर सुबह उठकर चला जाए अपने काम पर, तो किसी भी पत्नी को परेशानी हो सकती है। सौम्या भी इंसान थी, कोई महापुरुष नहीं थी, कोई महामहिला नहीं थी। उसको भी अपने पति से प्रेम चाहिए था, उसको भी अपने पति से अटेंशन चाहिए था, उसको भी अपने पति का वो प्यार चाहिए था जो उसने पहले कभी देखा था शादी के पहले। अभी तो 1.5-2 महीने भी नहीं हुए, उसको ऐसा महसूस होने लगा कि सुजीत शायद अब उसकी ज़िंदगी में है ही नहीं, क्योंकि ना सुजीत उसकी बातों को समझता, ना सुजीत उसकी भावनाओं को समझता, ना सुजीत उसकी बातों को मानता। कई बार सौम्या सुजीत से बोलते कि आज छुट्टी ले लो ना, चलो आज घूमने चलते हैं, थोड़ा मार्केट में घूमने चलते हैं, थोड़ा बाहर घूमाएं चल के, कुछ शॉपिंग कराएं चल के, कुछ नया एक्सप्लोर कर लें। शादी के बाद लोग हनीमून जाते हैं, लोग बाहर घूमने जाते हैं। देखो ना, हम लोग शादी करने के बाद कभी कहीं नहीं गए। एक तो भागे वहाँ से, एक उसका टेंशन। तुम जब होते हो तो मुझे अच्छा लगता है, मैं कोई शिकायत नहीं कर रही तुमसे, लेकिन जब तुम नहीं होते हो तो ये दीवारें मुझे काटने को दौड़ती हैं। अकेलापन मुझे परेशान करता है। मैं अकेली बैठी इस फ्लैट के अंदर, जहाँ इस पूरे बड़े से जो घर बना हुआ है, जहाँ पर सारे लोग हैं, वहाँ का कोई इंसान जब बात नहीं करता, और जब मैं बगल वाले घर के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ते जाता हुआ देखती हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आता है, मुझे अपने बच्चे याद आते हैं। वो जब अपने मम्मी पापा को मम्मी पापा बुलाते हैं तो मेरे अपने माँ बाप याद आ जाते हैं। मैं रोती हूँ, मैं परेशान होती हूँ। मुझे दुख है इस बात का कि मैं भागी, लेकिन खुशी इस बात की कि मैं तुम्हारे साथ भागी। मुझे बाहर जाना है, मुझे घुमाओ। वो ऐसे ही कई सारी बातों को सुजीत को बता रही थी, और वैसे भी पूरे दिन से थका हारा सुजीत इस बात को बताने के लिए तैयार था कि मेरे मालिक ने मुझे दुबई जाने के लिए भेजा है। ये बात बताता उसके पहले ही सौम्या ने इतनी सारी बातें बोल दी। तो सुजीत ने बोला सौम्या से, अच्छा एक काम करो, अभी सो जाओ, फिर मैं देखता हूँ कि आगे क्या करना है। मैं मानता हूँ कि मुझे सिर्फ काम पर फोकस नहीं करना चाहिए, मुझे अपनों को भी लेकर चलना चाहिए। मैं फोकस करूँगा इस चीज़ पर, अभी के लिए सो जाओ, फिर देखते हैं कभी। अच्छा, एक बात रहेगी बताने को, 15 तारीख को दरअसल मेरे मालिक ने दुबई जाने के लिए भेजा हुआ है। अभी हैं 4-5 दिन, मैं दुबई चलूँगा अभी के लिए। तो दोनों एक दूसरे के साथ उसी वाले बिस्तर पर सो जाते हैं। अगले दिन सुजीत उठता है और वो अपने काम पर जाता है।
फैक्ट्री के रूल रेगुलेशन को समझता समझाता है, फिर वापस आता है। आज सौम्या बड़ी परेशान लग रही थी। वो पहले से बहुत दिनों से परेशान थी, आज कुछ ज़्यादा ही परेशान थी। आज सुजीत से क्लियर बोलती है कि चलो बाहर चलते हैं घूमने, एक दिन की छुट्टी ले लो कल की, और इस बार बाहर चलेंगे तो चलेंगे। अच्छा, पता नहीं क्यों इन दोनों के बीच का जो आपसी शारीरिक संबंध था वो भी ख़त्म होता जा रहा था। जो कभी सुजीत जब इनका शादी हुआ था उसके साथ में जब ये दोनों एक साथ रहने लगे, जितना एक दूसरे के क्लोज रहा करते थे अब उतना ही दूर रहते। लेकिन सौम्या तो सौम्या है, सौम्या को चाहिए अपना पति सुजीत, उसको और कुछ नहीं चाहिए। वो बार बार रातों में उठ उठ के सुजीत के साथ रोमांटिक होने की कोशिश करती, सुजीत को अपने यौवन को दिखाने की कोशिश करती, और सुजीत को दिखाने की कोशिश करती कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई गैर नहीं, मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ। वो बार बार सुजीत को जगाती, लेकिन सुजीत थका हारा कभी अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध को स्थापित नहीं कर पाता। इस चीज़ से बड़ी ही परेशान सौम्या बार बार इस चीज़ की शिकायत करती, अब तुम्हारे अंदर वो बात नहीं रही, अब तुम बिल्कुल वैसे बर्ताव नहीं करते जैसे तुम थे या जैसे तुम होने चाहिए मेरे मुताबिक। तुम कभी मेरे साथ संभोग नहीं करते, तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें क्लोज होना पड़ेगा, तुम्हें रहना पड़ेगा मेरे साथ, इस बात के लिए लड़ा करते हो। सुजीत वैसे भी थका हारा अपनी पत्नी की जब इन डिमांड को सुनता और ज़्यादा वो घबरा जाता और सौम्या को कई बार उल्टा सीधा बोल देता। इस बार सौम्या ने तो सारी हदें पार कर दी। उस रात वो सुजीत के साथ संभोग करना चाहती थी किसी भी हालत में, लेकिन सुजीत ने क्लियर जब मना कर दिया, इस बात से सौम्या और भी ज़्यादा परेशान होती है। और अब दुबई जाने के लिए बस अगला ही दिन बाकी है। वो दिन की बात है क्योंकि सौम्या सुजीत से बोलती है कि दुबई जो तुम जा रहे हो मुझे भी लेकर चलो। तो सुजीत कुछ बोलता नहीं है, बस बोलता है कि एक काम करो, बैग वैग पैक कर दो मेरा, बाद में देखते हैं। सुबह की बात है, सौम्या ने सारी बैग वगैरह को पैक करके दे दिया, साथ में अपना भी बैग पैक करने लगी। तो सुजीत कहता है ये काम मत करो, हम आते हैं अभी 4 दिन के लिए मेरा टूर बन रहा है, मैं 4 दिन के अंदर जल्दी से वापस आ जाऊंगा, तुम परेशान मत हो, तुम यहीं पर रुको। वापस लौट कर आते हैं, और जब वापस लौटेंगे तो मेरे मालिक ने बोला है कि कुछ रुपया भी देंगे, अच्छे खास अपने पास रुपया भी होंगे, थोड़ा घूमने में भी चलेंगे, एंजॉय करेंगे, इसी बहाने अपना हनीमून भी हो जाएगा। और मैं जब आऊँगा ना दुबई से तो मैं पक्का बता रहा हूँ, मैं कम से कम 2 दिन की छुट्टी लेकर आऊँगा, और ये बात सिर्फ तुम्हें पता है, और सिर्फ ये पूरा जो बचा हुआ जो समय है वो मैं अपनी पत्नी यानी सौम्या तुमको देने वाला हूँ। तो सौम्या इस बात को सुनकर थोड़ा सा खुश हुई और हंसी हंसी सुजीत से बोलती है ठीक है पक्का है ना, छुट्टी ले लोगे ना? तो सुजीत बोलता है हाँ बिल्कुल। तो सौम्या खुशी खुशी उसके बैग को पैक करती है और सुजीत को बोल देती ठीक है तुम निकल जाओ। अच्छा, सुजीत भी इधर अपनी बातों को एहसास कर रहा था। अच्छा, सुजीत भी जब दुबई गया हुआ था इन बातों को महसूस कर रहा था, मतलब जा ही रहा था कि क्या से क्या हो गया, मुझे तो अपनी पत्नी के साथ प्रेम से रहना चाहिए था, शायद मैंने ही समय नहीं दिया, इसीलिए वो इतना ज़्यादा परेशान रहती है। आखिर उसका है ही कौन अपना, मैं ही तो हूँ सिर्फ उसका, बस मुझे उसका सपोर्ट करना चाहिए, मुझसे उसकी भावनाओं को समझना चाहिए। वो अब अपनी गलतियों का एहसास कर रहा था, वो अब अपनी पत्नी से वो जो प्रेम को नहीं दे पा रहा था उन बातों को अपने अंदर ला कर अपने आप को ही परेशान कर रहा था और अपने आप में कोस रहा था अपने आप को कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, बहुत कुछ अपने अंदर कई भावनाओं को लेकर आया। तो उसने फैसला लगाया कि 4 दिन का जो 4-5 दिन के बाद जो मैंने बोला है आने के लिए, हालांकि इतना भी आसान नहीं था 4-5 दिन के आने के लिए, उसका ये चीज़ क्लियर था कि जितना भी दिन लगेगा, अभी सौम्या को बुरा ना लगे तो 4 दिन मैं बोल देता हूँ। लेकिन इस बार उसने ये सोचा कि दुबई जाने में और आने में लगभग 15 से 20 दिन का तो समय लग ही जाएगा। ऐसा करता हूँ, उसको जो मैंने 4 दिन बोला है 4 ही दिन रखता हूँ और मैं दुबई नहीं जाता हूँ, मैं फिर कभी चला जाऊँगा, 1-2 दिन कहीं बाहर रहूँगा और 1-2 दिन के बाद वापस जब अपने फ्लैट में जाऊँगा इस चीज़ को सरप्राइज़ करूँगा कि देखो मैं जल्दी तुम्हारे लिए आ गया और मैंने कम से कम 3-4 दिन की छुट्टी भी ले रखी है। तो बड़ी सौम्या खुश होगी। ये बात अपने मन में सिर्फ ख्याल ही पुलाव पका रहा था कि ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। और फैक्ट्री जाता अपने मालिक से बोलता है कि मालिक मुझे दुबई नहीं जाना इस बार, थोड़ा तकलीफ़ है हमारे घर में, एक काम करते कुछ दिनों के बाद चलते हैं, 2 दिन की मुझे छुट्टी चाहिए। तो बोला ठीक है, तो कब छुट्टी चाहिए, आज चाहिए, कल चाहिए, कब चाहिए? तो बोला कि आज मैं आया हूँ और आज और रात में और अगले दिन पूरा मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा ड्यूटी करूँगा, मुझे 2 से 3 दिन की आगे छुट्टी चाहिए। बोला ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। इतना तो भरोसा था ही मालिक को सुजीत के ऊपर कि वो जो सोच रहा है, वो जो बोलेगा, वो जो करेगा वो गलत नहीं करेगा। तो सुजीत ने भी उसी फैक्ट्री के अंदर 2 दिन गुजारे और 2 दिन गुजारने के बाद वापस अपने फ्लैट की तरफ जा रहा होता है। आज बड़ा खुश था ये कि आज जल्दी से जाऊँगा और ऑलरेडी मालिक की तरफ से 2 दिन की छुट्टी ले ही चुका हूँ प्रॉपर, और 2 दिन की छुट्टी के साथ जब अपनी घरवाली के साथ मिलूँगा वो बड़ी खुश हो जाएगी। उसको बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर ले जाऊँगा घुमाने के लिए। कुछ एडवांस भी ले रखा था अपने मालिक से, तो पैसा तो इसके पास था ही,
तो एक बुके लेता है जहाँ पर कई सारे फ्लावर्स होते हैं। बीते कई दिनों से इसने अपनी पत्नी को ना कोई फूल दिया था, ना कोई गिफ्ट दिया था, ना कोई गजरा दिया था, ना कोई अच्छी चीज़ बाहर की लेकर गया था कि वो खाती। अपनी इन गलतियों का एहसास कर रहा था असल से वो सुजीत, और उन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए सब कुछ खरीदता है। थोड़ा सा कपड़े खरीदता है, कुछ सामान खरीदता है, कुछ मिठाई खरीदता है, कुछ एक दो बेकरी वाली जो चीज़ें होती हैं उनको खरीद लेता है और निकल जाता है अपने घर सौम्या को सरप्राइज करने के लिए। इस सुजीत के पास पहले से ही अपने फ्लैट की वो मास्टर की थी। अगर कोई बात हो जाए तो कम से कम वो अपनी चाबी को खोल सके। ये दोनों के पास अपनी अपनी चाबियाँ थी। हालांकि सौम्या घर के अंदर रहती थी। ये वही 11-12 बजे का समय है दोपहर का। फ्लैट का जो दरवाज़ा है वहाँ पर पहुँचता है। दरवाज़ा खटखटाता है, मन में बड़ी उम्मीदों को लेकर, मन में बड़ी खुशियों को लेकर कि देखना जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा सौम्या मुझे देखे एकदम पागल हो जाएगी और भूल जाएगी सारी विवादों को, भूल जाएगी सारी नफ़रत को और सीधा मुझे गले लगाएगी और बोलेगी कि हाँ तुम ही मेरे सजन हो। जैसे ही दरवाजे पर खटखटाया तो दरवाज़ा खुला नहीं। 2-3-4 बार और खटखटाया, दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा। सोचा क्या हो गया। अचानक आवाज़ भी दिया, सौम्या सौम्या दरवाज़ा खोलो मैं आया हूँ। कोई जवाब नहीं आया अंदर से। जब बार बार दरवाज़ा खटखटा रहा था तो बगल वाले जो फ्लैट वाले थे वो भी एक दो निकल आए। बोले क्या हुआ भैया, पता नहीं दरवाज़ा नहीं खोल रही अंदर से। तो बोले कि अभी तो देखा था बाहर ही थी, कोई दूध वगैरह देने वाले जो आते हैं उससे सामान ले रही थी। बोला अच्छा। अपनी मास्टर की को उठाया, चाबी खोला, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि फालतू का कोई बवाल हो, बाहर लोग देखें या बात करें। जैसे दरवाजे को खोलता है और अंदर पहुंचता है तो देखा कि जो घर है घर की लाइटें ऑफ हैं। बटन से लाइटों को ऑन करता है। सौम्या कहीं है नहीं। क्या सौम्या दरवाजे को बंद करके, घर को बंद करके क्या कहीं बाहर घूमने गई थी? क्या सौम्या सच में घर के अंदर थी कि सो रही है? क्या सौम्या मजाक कर रही है या सौम्या ही उल्टा सरप्राइज दे रही है? बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में चलने लगे। आवाज़ देता कि मुझे पता है सौम्या तुम यहीं पर हो, तुम कहीं बाहर नहीं जाती हो, मुझे पता है तुम छुपी हुई हो, बाहर आओ। देखो मैं आ गया हूँ। 4 दिन बोल के गया था, देखो मैं 2 दिन में आ गया। और देखो ना मैं तुम्हारे लिए ये बुके लेकर आया हूँ। बड़ी तेज से बोल के उसको पता है कि जो सौम्या शायद घर के अंदर ही हो। ये देखो ना तुम्हारे लिए वो महंगी वाली साड़ी लेकर आया हूँ जो तुम्हें पसंद थी। ये देखो ना तुम्हारे लिए वो फेवरेट वाली टॉफ़ीज वगैरह जो भी चॉकलेट्स वगैरह चलते थे वो लेकर आया हूँ। ये बातें बोलता जा रहा था। पता नहीं क्यों इसको खट से कहीं से आवाज़ आई। वो आवाज़ कहीं और सी नहीं थी बल्कि किचन के बगल में एक कमरा था जहाँ पर स्टोर रूम टाइप का था, वहाँ से आवाज़ आई। इसने पहले किचन में भी देखा, बेडरूम में भी देखा, वॉशरूम में भी देखा, कहीं पर नहीं। बार बार बोलता कि सौम्या मजाक कर रही हो ना, सौम्या मजाक कर रही हो ना, बाहर आओ। अब कितनी देर तक, बहुत देर हो गया, 15-20 मिनट हो गया, अब इतनी देर मजाक अच्छा नहीं लगता, बाहर आओ। लेकिन सौम्या बाहर नहीं आ रही थी। अब पता नहीं है भी कि नहीं ये भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन वो खटक स्टोर रूम के आसपास की जब इसके कानों में पड़ी, पहले तो उसको लगा हो सकता हो कि कोई चूहा वगैरह वहाँ पर आके क्या ही करेगी सौम्या, लेकिन फिर सोचा कि अच्छा मजाक कर रही है, अभी मैं इसका मजाक निकालता हूँ। धीरे धीरे दबे पैरों वहाँ पर जाता है और हल्का सा दरवाज़ा जो है देखता है टैप करके, तो वो दरवाज़ा अंदर से बंद है जैसे, ऐसा लग रहा है। लेकिन वो दरवाज़ा तो बाहर से ही बंद होना चाहिए, वो आखिर अंदर से कैसे बंद है? ये चीज़ इसको बड़ी अजीब सी लगी। थोड़ा और टाइट धक्का दिया, लेकिन बहुत तेज़ी से नहीं दिया, लेकिन वो दरवाज़ा सच में अंदर से बंद था। जैसे ही उसने उस दरवाजे पर लगी हुई वो चाबी खोलने की जगह जो होल होता है वहाँ से झांकने की कोशिश करी, तो देखता क्या है कि सौम्या किसी गैर मर्द के साथ पूर्ण नग्न होकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही है। ये वो आवाज़ जो खटक की थी उसके पैरों से टकराए हुए किसी बर्तन की थी। सुजीत तो पागल हो गया था जैसे। सुजीत को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो जिस पर इसने अपने दिल को न्यौछावर कर दिया था, वो लड़की जिसके लिए इसने अपने घर को छोड़ दिया था, वो लड़की जो अक्सर इस चीज़ की लड़ाई किया करती थी कि तुम मुझे समय नहीं देते और मुझे तुम में मेरी दुनिया नज़र आती है, वो लड़की किसी गैर मर्द के बाहों में, उसके नीचे अजीब सी हरकत हो रही है। वो तिलमिलाया और उसने तुरंत तेज़ी से धक्का दिया, और जैसे ही धक्का दिया ये बात सौम्या और उसका जो आशिक था उसको दिखाई पड़ जाती है और दोनों एक दूसरे से झटपटा जाते हैं। तुरंत वहाँ पर कपड़ा पड़ा होता है, सौम्या तुरंत कपड़े को अपने बदन को ढकती है। वो इंसान भी बगल में लगे हुए पर्दे के पीछे छुप जाता है
और ये चीज़ सौम्या की आंखों में देखकर जैसे ही सुजीत बोलता है कि देखो ये मैं लाया था तुम्हारे, सब दिखाता है एक एक चीज़, ये देखो ना तुम्हारी इतनी फेवरेट चीज़, ये देखो ये देखो ये देखो, बहुत रोता है, घुटनों पर आकर बैठ जाता है। सौम्या उसको संभालने की कोशिश करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, सुजीत उसको धक्का देता है और कुछ नहीं करता है, बस उठता है और फ्लैट के दरवाजे को खोलता है और बाहर निकल जाता है। सौम्या उसके पीछे 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 पीछे, सुजीत रुक जाओ, सुजीत रुक जाओ, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, इन सब बातों को बोलती गई बोलती गई बोलती गई। पर सुजीत ने जिन आँखों से अपने इस वारदात को देखा था, जिसको इसने सबसे ज़्यादा प्रेम किया था, अपने प्यार को बंटते हुए देखा था, भला वो सुजीत कैसे बर्दाश्त कर ले जा अपनी पत्नी की बेवफाई, जिसके लिए उसने बाहर जाना चालू किया, जिसके लिए उसने घर बनाना चालू किया, जिसके लिए उसने रुपया लाना चालू किया, जिसके लिए उसने अपने घर बार को छोड़ दिया, उसमें अपनी दुनिया को देखने लगा, आज वो किसी और की गैर की बाहों में वो अपने प्यार बर्दाश्त नहीं कर पाया, जो भागा है वहाँ से। ये लड़का कभी दारू नहीं पीता था भाई साहब, अगली ही दूर पर थोड़ी दूर पर ठेका था, वहाँ पर ठेके पर दे शराब, ये सिगरेट, ये अपने आप को पागल कर चुका था। 1-1.5 दिन हो चुका शराब की लत में, इतना पागल, इतना धूत वहीं पर पड़ा हुआ जैसे आवारों की जैसे, कोई अपना नहीं, कोई अपना घर नहीं, रातों में जैसे नाली के किनारे पड़ा रहा। जब इसको थोड़ा सा होश आया तो इसको समझ में आया कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। वो रोते रोते सिर्फ उस फ्लैट में एक बार और आखिरी बार अपने कुछ सामान को, जो उसका निजी सामान था, उसको उठाने के लिए जाता है कि चलो एक बार उठा लेते हैं, उस दुनिया को छोड़कर फिर वापस अपने घर जाऊंगा, नहीं चाहिए मुझे कोई प्यार, ये पत्नी, ये लड़की, ये धोखेबाजी, मैं जाऊंगा, भले मेरे पिताजी मुझे मारेंगे लेकिन कम से कम वो मुझे अपनाएंगे क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। और जैसे जाता है फ्लैट पर, तो फ्लैट पर देखता क्या है, बहुत सारी भीड़ लगी वहाँ पर उसी के घर के आगे। इतनी सारी भीड़ को देखकर वो सोचता है कि आखिर ये मेरे घर के पास क्या हो रहा है। कई सारे लोग क्योंकि बीच की भीड़ को हटाता है और अंदर प्रवेश करता है, तो देखता क्या है कि सामने उसकी सौम्या, जो वहाँ पर एक आंगन में ऐसे बना हुआ था जिसमें पंखा उंखा लपेटा जाए या कोई हुक टाइप का था, उसमें साड़ी में लिपटी हुई, ऐसे लटकी हुई, खुदकुशी करी हुई, फांसी लगाई हुई वहाँ पर लटकी थी। कई पुलिस वाले भी खड़े हुए थे वहाँ पर और कई सारे लोगों का मजमा था। सब लोग सिर्फ इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। ये बात जब सुजीत देखता है, समझता है, वो बहुत फूट फूट कर रोता है। शायद वो सौम्या को कुछ कहना चाहता था, या सौम्या को एकदम से अपने आंखों के सामने ओझल होता हुआ देख वो अपने को संभाल नहीं पाया। भले वो नफरत कर रहा था लेकिन अभी भी प्रेम तो था ही ना सौम्या के प्रति। वो प्रेम, वो नफरत सब एक में जब मिक्स हो गई, अपने आप को संभाल नहीं पाया। जैसे तैसे इसने वहाँ पर संपर्क बनाया, घर वालों को, अपने घर वालों को बुलाया, उसके घर वालों को बुलाया, लाश को उतारा जाता है। तो पुलिस प्रक्रिया के बाद जो लाश को दे दिया जाता है, उसके बाद वो उस गांव में जाते हैं जहां के असल में ये रहने वाले थे। अंतिम संस्कार की क्रिया को पूर्ण करा जाता है। बहुत ही परेशान ये इंसान कुछ दिन अपने घरों में रहता है। इसके पिताजी इसको बहुत गालियां देते हैं। फिर वहां से उठकर ये जिस फैक्ट्री में काम कर रहा था, फिर वापस वहां पर आता है। जब वापस वहां पर आ जाता है तो बार बार उसको वो जो रास्ता था याद आने लगा। वो फ्लैट में आने जाने का रास्ता, वो छुट्टी का समय, वो सौम्या की यादें, वो सौम्या की बातें, वो बार बार जब सर के किनारे घूमने लगी, उसने सोचा कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो सोचा कि एक काम करते हैं, जब इतनी सारी यादें इस फ्लैट से जुड़ी ही हुई हैं, अब कुछ दिन तक फ्लैट में रुक लेता हूँ, मैं एहसास करके जाऊँगा। अपने मालिक से बात करता है कि मुझे दुबई भिजवा दीजिए, मैं वहाँ पर संभाल लूँगा काम। तो मालिक भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है दुबई निकल गए। तो ये जो है दुबई जाने में भी समय है, 1-1.5 महीने का समय है आराम से। तो फ्लैट आता है, फ्लैट के मालिक से बात करता है, चाबी भी फिर से ले लेता है और वहाँ पर रहना चालू कर देता है। अब जब ये वहाँ पर रह रहा होता है, एक रात की बात है, लेटा हुआ था। तो लेटा है, इसको पता नहीं अंदर से एहसास हुआ कि इसके बगल में कोई लेटा हो, जैसे कोई इसका चादर खींचने की कोशिश कर रहा हो, जैसे कोई इस फ्लैट के अंदर की लाइट को बंद कर रहा हो, फिर से जला रहा हो, जैसे कोई इसके चेहरे पर बड़े ओज वाली एक लाइट को इसके चेहरे पर डालकर इसके चेहरे को निहारने की कोशिश कर रहा हो। होता है कि जब आप कहीं पर यहाँ खड़े हो और थोड़ी दूर पर कोई इंसान हो और वो गौर से आपको देखे, तो एक वक्त के लिए आपकी निगाहें भी उस इंसान से मिल जाती हैं। कुछ ऐसा इसको महसूस होने लगा। इसको लगा कि इसको कोई देख रहा है, इसको लगा कि कोई इसको निहार रहा है। रातों में जब ये लेटा करता तो इसको ऐसा महसूस होता कि कोई इंसान इसके पैरों के पास बैठा है। पर इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करता, क्योंकि उसको लगता कि यहाँ मेरा क्या ही हो सकता है,
वो सिर्फ सौम्या की यादों को सोचा करता। उसको लगता है कि शायद सौम्या की वो यादें, वो इतने बिताए हुए हसीन पल, वो सब मुझे याद आते हैं, शायद वो वही सब एहसास हो। लेकिन जितना वो नफरत उस स्टोर वाले कमरे से करता उतना किसी से नहीं। उसने उस स्टोर वाले कमरे का जो दरवाज़ा था उसमें ताला मार दिया था कि कभी खोलूंगा ही नहीं इस चीज़ पर। पर्दा मरवा दिया था, कभी इस चीज़ को नहीं देखूंगा। हर रात इसके साथ कुछ अजीब सा होने लगा। एक रात की तो बात ही अजीब हो गई जब इसके पैरों को कोई जैसे खरोच रहा हो। उसको ऐसा महसूस हुआ, इसको ऐसा लगा जैसे कोई पैरों को दबा रहा हो। एक आवाज़ आई, वो आवाज़ बड़ी ही रूंधानी सी थी। ना आवाज़ आदमी की लग रही थी, ना आवाज़ किसी महिला की लग रही थी। बड़ी ही गुरगुराती आवाज़ में कोई एक लड़की नुमा आवाज़ में बोलती है कि सुजीत मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे एहसास था इस बात का कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया तो मैंने अपने आप को मार लिया है। क्या अब भी तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे? क्या अब भी तुम मुझे गलत ठहराओगे? इन बातों के बोलती गई और वो सारी बातें सुजीत अपने कानों से सुन रहा था। वो बातों का अंदाज, उन बातों में वो रुआसापन, उन बातों में वो ठहराव, उन बातों में वो अदाएं, वो किसी और की नहीं बल्कि सिर्फ सौम्या की थी। धीरे धीरे जब उसकी आवाज़ और ज़्यादा गहरी होती गई, वो सौम्या की भावनाओं में बहता हुआ सुजीत सिर्फ सौम्या को देख रहा था निहार के कि सच में वहाँ पर कोई है भी कि नहीं। तो थोड़ी देर के बाद उसको आंखों के सामने कोई एक आकृति दिखाई पड़ी। वो आकृति हूबहू सौम्या की जैसी थी। उसको ऐसा आभास हुआ जैसे कि सच में सौम्या उसके पास आकर उसके पैरों को दबाकर, पैरों को छूकर पकड़कर उसके माफ़ी मांग रही हो, उसके सामने प्यार की भीख मांग रही हो, गिड़गिड़ा रही हो जैसे। ये बात जैसे ही सुजीत को लगा, उसने अपना भ्रम तो नहीं समझा इस बार, क्योंकि ये बात एक दो बार और हो चुकी है इसके साथ। वो अपने आप को संभाल नहीं पाया, एकदम से वो बहुत डर गया। उसको लगा कि सच में लगता है सौम्या की आत्मा यहाँ पर आ गई है, क्योंकि सौम्या ने तो उसे फ्लैट में खुदकुशी भी करी थी और कोई बड़ी बात नहीं है कि उसकी आत्मा भी वहीं पर हो। वो दौड़ता तुरंत वहाँ से उठता है, तुरंत भागता दरवाज़ा खोलकर। लेकिन पूरे फ्लैट में जितना भी है वहाँ पर हर जगह पर सिर्फ अंधेरा अंधेरा है। वो जीनों से उतरता हुआ पार्किंग की तरफ आता हुआ, हर जगह पर सिर्फ अंधेरा अंधेरा। वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। उसको लगता कि कोई इसके पीछे उसको दौड़ा रहा है। जैसे ही वो अपार्टमेंट के बाहर आता है, वो झांक कर अपने उस फ्लैट को देखता है जिस मंजिल पर उसका फ्लैट था। तो देखता क्या है कि वो उसके फ्लैट की बालकनी पर वो वही सौम्या उसको झांक रही है, जैसे वो बार बार बुला रही हो, उसको हाथों से इशारा कर रही हो, सुजीत आ जाओ। सिर्फ उसको कड़क आवाज़ अपनी सौम्या की सुनाई पड़ रही थी कि सौम्या उसको बार बार बुला रही है अपने पास। लेकिन ये इतना डरा और घबराया हुआ सुजीत था कि वहाँ से भागा और उसको समझ में आ चुका था कि सच में यहाँ पर किसी की आत्मा है, यानी सौम्या की आत्मा है। ये भागता एक अपने संपर्की दोस्त के घर में पहुँच जाता है, जो कि बीच में बन ही गया था। वहाँ पर सारी चीज़ों को बताता है और वो दोस्त उसको बताता है कि एक काम करो, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ वहाँ पर गड़बड़ है, क्योंकि जब मैं उस दिन तुम्हारे साथ आया था तो जब तुम वहाँ पर बैठे हुए थे तो वहाँ पर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि तुम्हारी किचन में कोई कुछ खाना बना रहा है। और एक दिन की तो बात ही अलग हो गई, जब मैं तुम्हें छोड़ने के लिए आया हुआ था तो वो चाबी किसी महिला ने लिया था। तो सुजीत बोला, किसने लिया था? बोला, पता नहीं, कोई लड़की सी थी जिसकी भी नई शादी हुई है और उसने चाबी ली और बोली कि दे दूँगी मैं सुजीत को। तो ये बात मुझे भी बड़ी अजीब लगी। तो मैंने सोचा कि शायद हो सकता हो कि तुमने किसी को रखा हो या तुम्हारे घर का कोई आया हो। लेकिन ये बात जब तुम मुझे बता रहे हो तो अब मुझे इस बात पर भरोसा है कि वहाँ पर कोई और है, वहाँ पर कुछ तो गलत है। तुम एक काम करो, मेरे संपर्क में एक बाबा जी हैं, आप उनसे बातचीत कर लो, हो सकता हो कि उसका समाधान निकले। तो दौड़ के ये दोनों लोग जाते हैं बाबा के पास। बाबा को बुलाया जाता है फ्लैट में बाबा जी आते हैं, कुछ अपने कमंडल में कई सारी क्रियाओं को करते हैं और उनसे निकाला हुआ कोई पानी निकालते हैं और उस पानी पूरे घर में जैसे ही छिड़कते हैं तो बोलते हैं, बेटा एक काम करो, यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि इस घर के अंदर सौम्या की आत्मा है। वो आत्मा बहुत परेशान है, उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जब वो मरी है कोई अपनी अधूरी इच्छा को लेकर मरी है। उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पीड़ा थी। वो तुमसे बड़ा प्रेम करती थी, ऐसा उसने मुझे बताया। वो तुमसे बड़ा प्रेम करती थी और वो प्रेम में कुछ गलतियों को कर बैठी अनजाने में, और जब वो चीज़ तुम्हारे सामने आई तो वो चीज़ तुम सह नहीं पाए और इस चीज़ को वो भी नहीं सह पाई और अपने प्यार को पाने के लिए, अपने प्यार को साबित करने के लिए उसने अपने आप को मार दिया। ये उसका प्रेम था। बेटा तुम एक काम करो, अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम रहो, लेकिन याद रखना कि सौम्या तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करेगी। सौम्या तुम्हें शारीरिक रूप में पा नहीं सकती है तो तुम्हें मार देगी, क्योंकि भूत प्रेत आत्माएं फिर संवेदनशील नहीं होते, वो सिर्फ स्वार्थी होते हैं। वो अपनी अधूरी इच्छा को पूर्ति करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो तुम्हें मार देगी और मारने के बाद जो तुम्हारी आत्मा होगी वो तुम्हारी आत्मा को भी इस कदर मारेगी कि वो कभी इस पृथ्वी लोक को छोड़कर ना जा पाए।
और वो तुम्हारी आत्मा के साथ इस पूरी दुनिया में विचरण करेगी और हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी लोक पर रहेगी। तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और मैं एक काम करता हूँ, दरवाजे को बंद करके इसमें मंत्र स्थापित कर देता हूँ। उसने जो बाबा थे कई सारे कलावा से बांधवन दिया था, ताबीज़ वाबीज भी पहना रखा था सुजीत को। बोले कि इसको कभी उतारना नहीं और ये कलावा जो बंधा है इसको कभी खोलना नहीं, अगर ये खुला तो दिक्कत हो सकती है। तो सारी चीज़ें सुजीत समझता है। सुजीत के मालिक जो इनका घर था उनको समझ में आती है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। सुजीत वहाँ से निकल जाता है दुबई के लिए। कहते हैं कि उस वाले घर के अंदर लोगों का कहना आसपास के हमेशा किसी न किसी इंसान के होने का एहसास होता है। इनके घर के बाहर जो कुत्ते रहते थे वो अक्सर रात में बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगते हैं। लोगों का कहना है कई बार कई सारे कुत्तों का झुंड यहाँ पर आता है और इसी वाले घर के बाहर रोना चालू कर देता है। बहुत सारे कुत्ते एकदम से रोने लगेंगे, बहुत सारी बिल्लियाँ एकदम से रोने लगेंगे। कई बार ऐसा लगता है कि कोई पंछी आता है अपनी जान को यहीं पर दे देता है। कई पक्षी वहाँ पर मरे हुए पाए गए। ये कुछ ऐसी वारदातें होने लगी इनके आसपास जिससे ये लोगों को आभास होने लगा कि फ्लैट में कुछ तो है। उस फ्लैट के आसपास के लोगों को भी कुछ एहसास होने लगा। उस फ्लैट में रहने वाले जितने भी लोग थे, मतलब अपार्टमेंट में जितने भी रहने वाले लोग थे, उनको कुछ ना कुछ गलत होता हुआ दिखाई पड़ने लगा। उनको कभी जीनों पर किसी के होने का एहसास दिखाई पड़ता, किसी का रोने की आवाज़ आती है, किसी के कराहने की आवाज़ आती, किसी के गिड़गिड़ाने की आवाज़ आती, तो बड़ा किसी के प्यारमयी आवाज़ आती, कोई सुजीत सुजीत नाम से बुलाता। ये सब आवाज़ें वहाँ गूंजा करती। ये बातें इतनी ज़्यादा फैल गई, इतनी ज़्यादा भयावह तौर पर फैल गई। बहुत सारे फ्लैट वाले उस अपार्टमेंट को छोड़कर चले गए थे, लेकिन कई लोग जो वहाँ पर रह रहे थे वो तो वहाँ पर रह ही रहे थे। रहते रहते धीरे धीरे 5 से 6 महीना बीत गया था, अप्रॉक्स अच्छा खासा समय बीत चुका था। लेकिन 6-7-8 महीना बाद भी ये वारदातें ख़त्म नहीं हुई। लोगों का वो एहसास और भी ज़्यादा मजबूत होता जा रहा था कि इस अपार्टमेंट के अंदर कुछ तो है। एक दूध वाले से पूछा गया, एक चौकीदार से पूछा गया, सब लोगों की अपनी अपनी बातें थी। किसी दूध वाले ने बोला कि अभी मैं पिछले ही दिन यहाँ पर दूध देकर आया हूँ। तो वहाँ पर कई लोगों का कहना था कि ये जो घर है वो तो 5-6 महीने से लॉक्ड है, ऊपर से कलावा ओलावा से बांध दिया गया है, यहाँ भला तुम दूध कैसे दे सकते हो। तो लेकिन उसका कहना था कि नहीं, मैंने दूध दिया है, मुझे किसी महिला ने दरवाज़ा खोल कर दूध लिया हुआ था और उसका पेमेंट भी दिया हुआ था और उसने बोला था कल भी आना, लेकिन अगले दिन मैं गया नहीं। अगले दिन जब गया तो मुझे ये दरवाज़ा बंद मिला, लेकिन आज मुझे तुम लोग ये बता रहे हो तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि साथ कुछ हो। ऐसा चौकीदार का कहना है कि जब भी मैं ये सब देखने के लिए जाता था अपार्टमेंट के अंदर कि ये सब चीज़ें सब व्यवस्थित है कि नहीं, कई बार मुझे वो दरवाज़ा बंद होता हुआ दिखाई पड़ता, कई बार वो खुलता हुआ दिखाई पड़ता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं उस वाले मंजिल पर ही नहीं जाता। बहुत सारे लोगों ने अपने नए नए किस्से शेयर किए, बहुत सारे लोगों ने अपनी नई नई बातों को बताया, लेकिन हर बातों का अगर निचोड़ निकाला जाए तो ये निकलता है कि वो फ्लैट सच में कुछ तो गड़बड़ है। उस अपार्टमेंट में कुछ तो है, कुछ तो ऐसा कि कुत्ते भी रोने लगते हैं, कुछ तो ऐसा कि बिल्लियों के रोने की आवाज़ आती। और ये तभी होता है जब सूचक अपने प्रदर्शन को अग्रसाई करते हैं, यानी सूचक कुत्ते जब रोने लगे तो एहसास होता है कि सच में कुछ आसपास है। कुत्तों का सिर्फ उसी मंजिल पर जाना और उसी फ्लैट के आगे बैठ जाना और रोने लगना ये संकेत देता है कि वहाँ पर कुछ है। सिर्फ उसी फ्लैट के आगे किसी न किसी इंसान के साथ कुछ गलत हो जाना यह संकेत देता है कि वहाँ पर कुछ है।